Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के कुछ एक बेसिक फार्मूले जो 11th लेवल में कुछ एक स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उनको करा था। फिर हमने ये बोला था कि जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं उनको करेंगे। एक चीज और हमने बोला था कि जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ना देखें, क्योंकि हम इसको क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कनेक्ट करके समझाएंगे। वैसे हम डेरिवेशन भी करेंगे, तो जो क्लास 11th के अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर को देख सकते हैं, जिसको इंटीग्रेशन वगैरह पूरा अच्छे से आता है। हाँ, पूरा डेरिवेशन करने के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कनेक्ट करके उसके एनालॉजी से बताएंगे कि ये फार्मूला डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज Q है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फार्मूले हैं उसमें चार्ज Q को मास m से रिप्लेस कर देंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल G से रिप्लेस कर देंगे। हमको ग्रेविटेशन के जो रिलेटेड फार्मूले हैं वो मिल जाएंगे, यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले हों या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले हों या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फार्मूले हों, जितने भी फार्मूले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो Q है उसको मास से रिप्लेस कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल G से रिप्लेस कर दो, तो ग्रेविटेशन के सारे फार्मूले मिल जाएंगे। बेसिक डिफरेंस जो होगा कहीं कहीं पे आएगा, वो फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये फर्क आ सकता है। उसका रीजन ये है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं और मास एक ही टाइप का होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा टुवर्ड्स मास होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स चार्ज या अवे फ्रॉम चार्ज होगा, डिपेंड करेगा चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आप समझ सकते हैं जो क्लास 12th के स्टूडेंट है। अब जो हम बता रहे हैं इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कूलम्ब्स लॉ है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स क्या होगा, 2 पॉइंट चार्ज ले ले Q1 Q2, बीच का सेपरेशन R, इनके बीच जो फोर्स लगेगा F वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ यही है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे बनेगा, हम Q को M से रिप्लेस कर दें तो Q1 को लिख देंगे M1, Q2 को लिख देंगे M2, ये R वही रहेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख देंगे भाई, कैपिटल G, Q1 की जगह M1, Q2 की जगह M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही हमारा कहने का मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फार्मूले हैं उसमें चार्ज को मास से रिप्लेस कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल G से रिप्लेस कर दो, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के करेस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशन का फार्मूला मिल जाएगा। वो फोर्स का फार्मूला हो सकता है,
वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला हो सकता है, डिपेंड करेगा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन सा फार्मूला ले रहे हैं। तो एक चीज हमने ये दिखाया। अच्छा, अब दूसरा हम दिखा रहे हैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब इसी के करेस्पॉन्डिंग गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? मैग्नेट गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज इक्वल टू, ये क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फ्लक्स, कैपिटल जी ये शो कर रहा है। अब Q को किससे रिप्लेस करेंगे? मास m। यहां पे हमने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे? कैपिटल G से। तो यहां पे 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? 4 पाई कैपिटल G। तो 4 पाई कैपिटल G, सो यहां आ जाएगा 4 पाई कैपिटल G M। ये हो गया ग्रेविटेशनल फ्लक्स, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका भी आगे हम डेरिवेशन में यूज करेंगे। अब हम कुछ एक डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए। सो पहला केस हम लेते हैं। एक रिंग है, मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R का। इस रिंग का, पूरे रिंग का मास क्या भाई? कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R। इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यहां पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। पहले हम डेरिवेशन करके दिखाएंगे ये कैसे आएगा, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसको हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, वही फार्मूला आएगा। तो अब यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला कैसे जाए, उसके लिए हम क्या करें? एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे हम ले लें, डीएम मास का एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, यानी इसको पॉइंट मास कह सकते हैं। इसके वजह से यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा टुवर्ड्स मास होता है, इधर होगा। इसको हम नाम देते हैं डी ई डैश। क्या नाम दिया भाई? डी ई डैश। अब ये डी ई डैश होगा कितना? ये x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इस डी ई डैश को हम लिख रहे हैं डी ई डैश इज इक्वल टू कैपिटल G, मास इसका हमने डीएम माना है, अपॉन r स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। पॉइंट मास का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसका फार्मूला हमने बताया था कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या? उस पॉइंट का पॉइंट मास से डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। अब इस फील्ड को हम रिजॉल्व कर दे, एक एक्सिस के एलॉन्ग कंपोनेंट बनेगा और एक परपेंडिकुलर बनेगा। ये एंगल हम थीटा सपोज कर ले, तो ये क्या आ जाएगा भाई? डी ई डैश कॉस थीटा और साइन थीटा। ये साइन थीटा हो गया।
और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई डैश कॉस थीटा। अच्छा, इसी के करस्पॉन्डिंग हम डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पे एक एलिमेंट ले लें इसी मास डी एम का, तो इसके वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ऐसे इसको हम ज्वाइन कर दें तो इस डायरेक्शन में होगा, और ये भी डी ई डैश होगा बाई सिमेट्री। इसको रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये हो जाएगा डी ई डैश साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट डी ई डैश कॉस थीटा, यानी ये 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में जो फील्ड होगा। तो इन दो डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट्स को देखें तो इनका रिजल्टेंट होगा 2 डी ई डैश कॉस थीटा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब कि इस रिंग के ऊपर हम कहीं भी कोई एलिमेंट ले और उसका अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले तो फील्ड यही आएगा, ये जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। अब वो कितना होगा तो उसको हम नाम दे दें डी ई डैश, इन दोनों एलिमेंट के वजह से जो नेट फील्ड होगा एक्सिस के अलोंग उसको डी ई दे दे, तो डी ई हो जाएगा 2 डी ई डैश कॉस थीटा। अब डी ई डैश का वहां पे हम वैल्यू पुट कर दें, तो डी ई डैश का वैल्यू पुट कर दिया तो डी ई इज इक्वल टू 2 कैपिटल जी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी एम। अब हमको पूरे रिंग का फील्ड निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दें। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहां से यहां तक इंटीग्रेट होगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट हम ले रहे हैं। और यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने का मतलब हम हाफ रिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस हाफ रिंग का मास कैपिटल m/2 होगा। भाई इंटीग्रेशन यही कर रहा है ना, तो लिमिट इसी का लगेगा, तो 0 से कैपिटल m/2। इसमें ये सारा चीज कांस्टेंट रहने वाला है, इंटीग्रेशन के बाहर होगा, क्योंकि ये सारा वैल्यू क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। हम एलिमेंट यहाँ ले यहाँ ले यहाँ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू पे, ये सारा का सारा कांस्टेंट रहने वाला है। यानी इसको इंटीग्रेट कर दें, ये कांस्टेंट बाहर आ गया 0 to m/2। कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया भाई, 0 to m/2। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, और यहां पे अब इंटीग्रेशन दिखा रहा है, ये 0 to e हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e इज इक्वल टू, ये हो गया 2 कैपिटल जी कॉस थीटा। फिगर अभी हमने इरेज कर दिया, फिगर में देखना कॉस थीटा क्या आएगा भाई, अभी कॉस थीटा ऐसे ही रखने दे रहे हैं, फिर बाद में हम पुट कर देंगे इसको, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन m और लिमिट पुट कर देंगे तो कैपिटल m/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा। अब ये आ गया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। फिगर आप देखिए उससे निकल जाएगा, x अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ये हो गया कैपिटल जी कैपिटल एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ये हो गया। इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इस रिजल्ट को। जो पहला डेरिवेशन हमने करा, डेरिवेशन 1 हमने करा, बल्कि इसको डेरिवेशन 1 ले ले, ये गॉस लॉ हो गया। सेकेंड पॉइंट जो हमने अभी आपको डिराइव कराया है, रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल जी कैपिटल एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। यही फार्मूला है भाई। अब इसको हम दिखाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे निकाल सकते थे बिना डेरिवेशन के। केवल हमको क्या करना, चार्ज को मास से रिप्लेस करना और 1/4πε0 को कैपिटल जी से रिप्लेस करना है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रेडियस आर, चार्ज क्यू इसके ऊपर है। इसके वजह से एक्सिस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगा, इस ई के लिए फार्मूला है 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हमको ये रिंग के मास के वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को भी कैपिटल ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। 1/4πε0 को किससे रिप्लेस कर दिया भाई, कैपिटल जी से। चार्ज को किससे रिप्लेस करना, मास से। रिंग का मास हमने कैपिटल एम लिया था, बाकी सब वैसे ही रखेंगे। तो वही फार्मूला आ गया। यानी हमारे कहने का मतलब क्या कि ये सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 12th में हमने पढ़ाया है, वहीं से हम डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हैं। हमको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, यद्यपि हमने डेरिवेशन करके आपको दिखा दिया। दूसरा लेते हैं, अगेन एक रिंग ले रहे हैं, बल्कि रिंग का एक आर्क ले रहे हैं। ये एक रिंग का आर्क है और ये इसका सेंटर है। इस रिंग के आर्क का मास कैपिटल एम सपोज कर लें। इस पूरे का मास क्या है, कैपिटल एम। रेडियस कैपिटल आर है। ये सेंटर है। यहां पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो अब इसको निकालें कैसे हम। एक तो पूरा डेरिवेशन हम करें और वहां से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा डायरेक्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी करा हुआ है। क्या है वहां पे फार्मूला, और वहां से इसको कैसे लिखेंगे आपको दिखा रहे हैं। ये एक रिंग है, चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आर, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। यहां पे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा टुवर्ड्स मास होता है। यहां पे हमको ये ई निकालना है। ये सेंटर, यहां पे ये सेंटर है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा।
अब यहां पे देखें तो इस E का फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू साइन θ/θ। ये फार्मूला होता है। वहां पे ग्रेविटेशन में क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 1/4πε0 को कैपिटल G से रिप्लेस कर देंगे, इस चार्ज को मास से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा, अपॉन r² इंटू साइन θ/θ। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे एक सर्कुलर आर्क जिसका मास कैपिटल M है उसके वजह से। नेक्स्ट आते हैं, पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको निकाल के दिखा रहे हैं और फिर इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये डेरिवेशंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहां पे एक और तरीका उनको करने का। कल हमने आपको बताया था एक स्फेरिकल शेल है, क्या भाई, एक स्फेरिकल शेल है, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R। इसके वजह से किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, हमने किसी और तरीके से करा था। आज हम गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के फार्मूला डिराइव करेंगे और आप पिछले लेक्चर में देखिएगा आंसर वही मिलेगा। तो दो केसेस बन सकते हैं, पॉइंट शेल के बाहर हो या सरफेस पे हो, यानी स्मॉल r, ये जो डिस्टेंस है, इज ग्रेटर देन r इक्वल टू कैपिटल R। ये फर्स्ट वाला डेरिवेशन कर रहा है। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इसके लिए हम स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस चूज कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे डेरिवेशन एकदम वही डेरिवेशन यहाँ पे है, हम बहुत डिटेल में इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पे आप इस सारे को पढ़ेंगे। 11th के स्टूडेंट्स को ये सब उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वहां पे हमने पूरा का पूरा एक लेक्चर एरिया वेक्टर पे, एक लेक्चर गॉस लॉ क्या होता है उसका एप्लीकेशन करते हैं, क्या क्या यूजेस कैसे होते हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया 2 लेक्चर में। तो यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, हाँ, लेकिन जो 12th के स्टूडेंट है वो तुरंत समझ जाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया वेक्टर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा dA। ऐसे ही हर जगह ऐसा होगा। तो जो नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स है वो क्या होता है, E डॉट dA, 180 डिग्री है, cos 180 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये है टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स। गॉस लॉ क्या कहता है कि क्लोज सरफेस का जो टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स है वो इसके बराबर होगा, यानी उस सरफेस के अंदर जो मास है। तो 4 पाई कैपिटल G, मास कितना अंदर, कैपिटल M। अब ये 0 to A करेंगे। अच्छा, कोई भी पॉइंट ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय सिमेट्री उतना ही रहेगा क्योंकि सेंटर से सेम डिस्टेंस है, तो E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, ये -1 माइनस EA इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल G कैपिटल M। और A क्या होगा, ये वाला रेडियस, इस सरफेस का एरिया, यानी 4 पाई R स्क्वायर। तो ये हो गया
माइनस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल जी कैपिटल एम। 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आया वो हो गया माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आप हमारा पिछला लेक्चर देखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यही आया होगा। हाँ, ये माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो टुवर्ड्स मास होगा। उस साइन को छोड़ दे तो मैग्नीट्यूड वही मिलेगा जो पिछले लेक्चर में हमने दिया हुआ है। अब अगर यही पॉइंट अंदर है, यही पॉइंट कहां पे भाई अंदर है, तो सेकेंड केस ये हमारा शेल है, मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर का। हमको मान लो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो आर रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लें। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम ई सपोज कर लें, एरिया वेक्टर डी ए, तो ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए 0 टू टोटल एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 4 पाई कैपिटल जी एम। क्या है इस शेल के अंदर, ये जो गॉसियन सरफेस लिया इसके अंदर का मास, और इसके अंदर मास क्या है 0, इसके अंदर मास 0 है, सो E इक्वल टू 0, क्योंकि एरिया तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा 0 होगा। आप पिछले क्लास में देखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल शेल के अंदर यही होगा। नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर का भी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे, ये जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी फार्मूला यही है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने दिया था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज Q दिया गया है, यूनिफॉर्म चार्ज Q है, रेडियस कैपिटल R है, तो इसके वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। फार्मूला वहां पे आप देखिएगा क्लास 12th में, दो केस होगा, एक स्मॉल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल आर। इस केस के लिए फील्ड का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर, और दूसरा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इसके लिए फार्मूला वहां पे क्या, E इज इक्वल टू 0। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमको क्या करना है, चार्ज को मास से रिप्लेस कर देना है, तो E इक्वल टू हो गया पहले केस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल G से, चार्ज को मास से अपॉन आर स्क्वायर। वही फार्मूला आ गया जो अभी हमने डिराइव किया था। यहाँ E इक्वल टू 0 है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगा, तो डायरेक्ट कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर ले लें, ये एक सॉलिड स्फीयर है, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R। इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, स्मॉल r ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल R के लिए। इसका डेरिवेशन हम गॉस लॉ से पहले करके दिखाएंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या फार्मूला, उसी के करेस्पॉन्डिंग ये फार्मूला हम डायरेक्ट लिख के दिखाएंगे आपको।
तो पहला केस है स्मॉल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर यहां कहीं हम ले लें तो हम क्या करें, स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड सेंटर ई, एरिया वेक्टर यहां स्मॉल एरिया वेक्टर ले लें डी ए। अब कहीं पे भी जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस पे वही रहने वाला है, तो ये क्या हो गया भाई, माइनस ई डी ए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में cos 180 डिग्री। इसी का इंटीग्रेशन कितने के लिए, 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन करेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, गॉस लॉ ये है हमारा ग्रेविटेशन का, 4 पाई कैपिटल जी, मास हमने लिया है इस शेल के अंदर कितना मास है, कैपिटल एम कैपिटल एम। सो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल जी कैपिटल एम। 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ई इक्वल टू क्या आया भाई, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको पिछले लेक्चर में हमने किसी और तरीके से डिराइव करा था, इस लेक्चर में हमने गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिराइव करा। माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका डायरेक्शन ये होगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड आप देखिए वही आया। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है एक सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें ये है Q, और रेडियस कैपिटल R है। तो इसके बाहर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, E, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम सेंटर होगा। इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल G लिख दिया, Q को M लिख दिया, R स्क्वायर वही आंसर आ गया। ये माइनस साइन डायरेक्शन दिखा रहा है, तो वही आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, अंदर का फील्ड हम आपको निकाल के दिखाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने उसको किसी और तरीके से डिराइव करा था, और आज हम गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिराइव करेंगे, और फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या फार्मूला पढ़ाया वहां से भी करके दिखाएंगे, वही फार्मूला आएगा। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है जैसे अर्थ, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस R रेडियस का एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करें। ये इस तरीके से ले लिया। अब यहां पे हम दिखा दें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड सेंटर होगा, एरिया वेक्टर यहां स्मॉल क्वांटिटी ले ले तो ये dA इधर होगा। इस पे ये जो डॉटेड स्फीयर हमने दिखाया, इस पे हम गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस ई dA इंटीग्रेशन 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर। भाई इस सरफेस पे लगा रहे तो इसका एरिया लेंगे ना, इज इक्वल टू, ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, ये होगा 4 पाई कैपिटल G। अब हमको मास इसके अंदर का लिखना है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो मास होगा, यानी ये वाला मास लिखना है, याद रखना ये वाला मास हमको लिखना है। तो इस मास को हम m डैश सपोज कर लें, ऐसे होगा m डैश। अब ये इंटीग्रेशन करते हैं,
तो ये हो गया इंटीग्रेशन -4πe r²। भाई माइनस ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी ए का इंटीग्रेशन a 0 to 4πr², तो -4πr² ये आ गया, इज इक्वल टू 4π कैपिटल G m डैश, ये 4π कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कैपिटल G m डैश अपॉन r²। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, लेकिन हमको ये m डैश लिखना होगा, हमको इस वाले का मास लिखना, टोटल मास कैपिटल M है, ये हमको पता है, पूरे सॉलिड स्फीयर का मास कैपिटल M। तो इसको कैसे लिखें, माइनस कैपिटल G बाई r²। अब टोटल मास है कैपिटल M और टोटल वॉल्यूम है 4π/3 r³। ये हो गया डेंसिटी इनटू इसका मास तो इसका वॉल्यूम, 4π/3 r³। 4π/3 कैंसिल आउट हो गया, ये r², ये r² कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r³ इंटू स्मॉल r। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गया। पिछले लेक्चर में आप देखेंगे किसी और तरीके से हमने फार्मूला डिराइव कराया, यही आया है। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डायरेक्ट निकाल के दिखाते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू QR अपॉन कैपिटल R³। तो 1/4πε0 के जगह कैपिटल G, Q के जगह कैपिटल M, बाकी वो वैसे ही रहा। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड अवे फ्रॉम सेंटर होता है, तो हमने कोई चार्ज मेंशन नहीं किया, तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड सेंटर होता, तो ये माइनस साइन वो चीज इंडिकेट कर रहा है। वही फार्मूला यहां भी आ गया। दो फार्मूले और हम लेंगे जिसको दिखाएंगे। हम जस्ट ये मेंशन आपको करना चाहते हैं कि आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इन फार्मूले को निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको वो फार्मूला याद करना ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां पे ये फार्मूला याद करना है। वही फार्मूले यहाँ पे एनालॉजी से निकाले जा सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख देते तो बच्चे आप कहते कि सर ये कैसे होगा, इसलिए हम उसको डिराइव करके भी आपको दिखा रहे हैं। एक दो फार्मूला और हम करके दिखा देते आपको। जैसे ये थिन रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ है। क्या है भाई, इनफाइनाइट लेंथ का थिन रॉड है। ये इधर भी इंफिनिटी, ये इधर भी इंफिनिटी, थिन रॉड है। मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m है इसका। स्मॉल m हम लिख दे रहे हैं यहां पे, क्या स्मॉल m, मास पर यूनिट लेंथ। अब इस इनफाइनाइट लेंथ के थिन रॉड के वजह से हमको r डिस्टेंस पे, मान लो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस चूज करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल r हो, एक्सिस इसी रॉड के ऊपर लाई करे,
ऐसा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। अब बाय सिमेट्री जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो टुवर्ड्स रॉड और परपेंडिकुलर टू रॉड होगा, ये हम दिखा रहे हैं। ऐसे होगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। क्या है भाई? ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े उनको साफ साफ ये समझ में आ रहा होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई। इस गॉसियन सरफेस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। इस सरफेस का लेंथ, सिलेंडर का लेंथ L ले लें, ये L है। तो टोटल फ्लक्स एक तो यहां से निकालेंगे, एक इस सरफेस से निकालेंगे। इस दोनों सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, dA, और जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, जैसे यहां पे हम दिखा दे, इधर होगा dA। तो टोटल फ्लक्स होगा कितना? इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा E इंटू A, एरिया इसका E A यानी पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90। यही यहां भी होगा तो इसको 2 टाइम्स कर दें, प्लस कर्व सरफेस से कितना होगा ग्रेविटेशनल फ्लक्स भाई? तो E इंटू कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में cos 180 इज इक्वल टू गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कर रहा है? क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स ये होगा 4 पाई कैपिटल G, M क्या है? मास इनसाइड कर्व सरफेस। ये M क्या है? मास इनसाइड कर्व सरफेस। तो इस कर्व सरफेस के अंदर रॉड इतना है और मास तो रॉड के पास है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या है? M, और टोटल लेंथ क्या है? L। तो टोटल मास क्या हो गया? M इंटू L। अब देखो ये तो पूरा 0 हो गया, यहां से ये L और ये L कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस 2 पाई E R, माइनस इसलिए क्योंकि cos 180 है। 2 पाई E इंटू R इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल G M। ये 2 पाई से यहां 2 पाई कट गया, यहां 2 आ गया। आंसर क्या आ गया? E इज इक्वल टू माइनस 2 कैपिटल G M अपॉन R। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट डिस्टेंस R, जहां पे M क्या? मास पर यूनिट लेंथ। अब इसको डायरेक्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से दिखाते हैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसका आंसर यही आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थिन रॉड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। लेमडा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसको मास पर यूनिट लेंथ से रिप्लेस कर देंगे M। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो हमने क्या करा? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई? G से, तो ये हो गया
टू कैपिटल जी एम अपॉन आर, वही फार्मूला आ गया। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो टुवर्ड्स रॉड होगा। तो इस तरीके से ये फार्मूले हो गए, यानी ये जितना भी हमने आपको दिखाया, जस्ट हम ये दिखाना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के टफ से टफ प्रॉब्लम को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका सारा फार्मूला याद है, तो केवल इस रिप्लेसमेंट से आप उन प्रॉब्लम्स को ग्रेविटेशन का सॉल्व कर सकते हैं। आगे जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाएंगे तब भी इनका यूज करेंगे, और भी चीजें पढ़ाएंगे तो इनका हम यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब हम इसी पे ये जो फार्मूले अभी हमने डिस्कस किए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ये एक क्लोज्ड सरफेस है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मास m1, मास m2, मास m3 and mass m4. क्वेश्चन यह है, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स passing through the closed surface इस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स कितना पास कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस फार्मूला ये है, जहां पे m क्या है, मास इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। सो ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल G। अब इस सरफेस के अंदर कितना मास है भाई, m1 प्लस m4, m1 प्लस m4। तो ये इसका आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, and question number 2 is net gravitational flux passing through a closed surface is 6.67 into 10 to the power -8 Newton per kg meter square. Find out net mass
inside the closed surface. अगेन यही फार्मूला हम लगाएंगे, तो ये हो गया गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखे, ये हो गया 4 पाई कैपिटल जी एम। अब जो ग्रेविटेशनल फ्लक्स दिया हुआ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करें 4 पाई ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू m। ये 6.67 कैंसिल आउट हो गया, तो m इज इक्वल टू 1000 अपॉन 4 पाई। 4 से डिवाइड कर दे तो 250 बाई पाई kg। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो आप ये देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूले को यूज करें तो ग्रेविटेशन के जो फार्मूले हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिंग है, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R का, और इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ of mass m and radius r/5। क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेविटेशनल force of attraction between ring and solid sphere। अब इस प्रॉब्लम को करें कैसे? हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केवल पॉइंट मास के लिए लगता है। स्फीयर को पॉइंट मास मान सकते हैं, यानी इस स्फीयर को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दे, ये हम कर सकते हैं। लेकिन रिंग को पॉइंट मास नहीं मान सकते। इसको हम पॉइंट मास ले सकते हैं, लेकिन रिंग को पॉइंट मास नहीं ले सकते। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे, तो इसके वजह से इसके स्मॉल पार्ट पे फोर्स निकालें, फिर यहां फोर्स निकालें, ऐसे सारे रिंग के ऊपर फोर्स निकालें, फिर उसका वेक्टर सम निकालें, तभी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला लगा दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला क्या कहता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी एक कोई पॉइंट चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E में रखा है, तो उस पर फोर्स ये लगेगा। ग्रेविटेशन में यही फार्मूला हम लिखे तो क्या होगा, चार्ज को मास से रिप्लेस कर देंगे और ये फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा।
तो इनके बीच क्या फोर्स लग रहा है, इसके वजह से यहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है और यही फार्मूला लगा के हम यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। सो F इज इक्वल टू फील्ड ड्यू टू रिंग, रिंग के वजह से हम फील्ड निकालेंगे, इनटू मास यहाँ क्या है भाई, कैपिटल M। अब फील्ड ड्यू टू रिंग का क्या फार्मूला होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इस E का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, तो ये हो जाएगा कैपिटल G M स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आंसर हो गया हमारे प्रॉब्लम नंबर 3 का। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे, और प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए फिगर यही है। एक रिंग है, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R का, और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट मास स्मॉल m यहां छोड़ दिया गया। ये जो डिस्टेंस है x। क्वेश्चन ये है, x इज लार्जर देन r if small m is very less than capital M and small m is left free, find out its maximum acceleration, maximum acceleration। कर भाई ये डिस्टेंस x जो है इस रेडियस r से ज्यादा है और इसका मास इसके मास से बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, और इसको हमने यहाँ पे फ्री छोड़ दिया, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसको रिंग अट्रैक्ट करेगा और मान लो फोर्स F लगा रहा है। अब ये F होगा क्या, हमको एक्सेलरेशन निकालना, कैसे निकालेंगे वो हम दिखा रहे हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब F क्या होगा, अभी हमने बताया आपको, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस मास, यानी M इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग इज इक्वल टू MA, यानी A इज इक्वल टू E। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब E मैक्सिमम होगा। तो E का जो वैल्यू है रिंग की वजह से, कैपिटल G कैपिटल M x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, यही एक्सेलरेशन होगा। लेकिन पूछा गया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, E इज मैक्सिमम when x is equal to r by √2। 11th के स्टूडेंट को ये रिजल्ट नहीं पता, 12th के स्टूडेंट्स को ये रिजल्ट पता है। नहीं समझ में आ रहा तो इसका
आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों देगा। चूंकि मिनिमम हमको पता है यहाँ पे 0 होगा और इंफिनिटी पे 0 होगा। भाई x इक्वल टू 0 पुट कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया और ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गया। और x इक्वल टू इंफिनिटी कर दे, इसको सॉल्व करोगे तो इंफिनिटी पे अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। यानी डी ई बाई डी एक्स मिनिमम फील्ड तो नहीं देगा, मैक्सिमम फील्ड देगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से x इज इक्वल टू r बाई रूट 2 आएगा। वही रिजल्ट हमने यहां पे लिखा है। तो x का वैल्यू r बाई रूट 2 पुट कर दे तो जब e मैक्सिमम है तब a भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो अब हम लिख दे रहे a मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, x को क्या लिख दिया r बाई रूट 2 अपॉन ये r बाई रूट 2 का स्क्वायर यानी r स्क्वायर बाई 2 प्लस r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बाई 2 प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M R अपॉन ये वाला रूट 2 नीचे लेते हैं इनटू ये एलसीएम ले लिया तो 3r स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 3 बाई 2 ये हो गया। अब ये हो गया कैपिटल G कैपिटल M R अपॉन रूट 2। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका एक पावर ये भाई इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई 2 यानी 3r स्क्वायर बाई 2 इंटू अंडर रूट 3r स्क्वायर बाई 2। 3 बाई 2 का मीनिंग यही हुआ ना। तो अब देखो इसको फर्दर यहीं पे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए मैक्सिमम यहां पे हम निकाल रहे, यहां पे हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हो गया कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल R अपॉन रूट 2 इंटू 3r स्क्वायर बाई 2 इंटू रूट 3 इंटू r अपॉन रूट 2। रूट 2 कैंसिल आउट हो गया और r कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए फर्दर इज इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 3 रूट 3 r स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो कि r बाई रूट 2 यानी r बाई रूट 2 ले लें यहां कहीं पे होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्या था भाई, प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5। There is a solid sphere of mass capital M and radius capital R. Find out the distance
from center outside the sphere where gravitational field intensity is same as at distance r/2 from the center. सो प्रॉब्लम कह रहा है क्या, इसको हम दिखाते हैं यहां पे, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर हो गया, रेडियस कैपिटल आर, करेक्ट कि आउटसाइड द स्फीयर एक डिस्टेंस स्मॉल आर ले लें, वो क्या होगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही हो जो r/2 पे है। ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हो भाई, r/2। जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी r/2 पे है, वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर कितने डिस्टेंस पे होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E1 मान ले और यहाँ पे E2 मान ले, तो ये प्रॉब्लम हमसे क्या कर रहा है, E1 इज इक्वल टू E2 है, तो स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा। सो E1 इज इक्वल टू E2, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। E1 इज इक्वल टू E2। E1 क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, उसका फार्मूला क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन r क्यूब। ये स्मॉल r सेंटर फ्रॉम द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, इज इक्वल टू ये वाला स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r नहीं बेटा, ये हमने फार्मूला लिखा है। और बाहर क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये r स्क्वायर, ये वाला r स्क्वायर है क्योंकि ये बाहर है, तो इसको हम r डैश नाम दे रहे हैं अंदर के लिए, ताकि कंफ्यूजन दोनों में न हो। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब r डैश का वैल्यू क्या, कैपिटल R/2, तो कैपिटल R/2 r क्यूब, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर जाए तो r स्क्वायर कैपिटल R इज इक्वल टू 2r क्यूब। एक r कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल R स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू √2r। ये आंसर हो गया, यानी √2r पे वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा जो r/2 पे होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। और प्रॉब्लम नंबर 6 है, एक लॉन्ग थिन रॉड है। क्या है भाई, लॉन्ग थिन रॉड है। लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट लेंथ का, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m है।
मास पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल एम है, और एक पार्टिकल है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे, इसका मास एम नॉट है। दिस रॉड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ का एक रॉड है, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल एम है, इसके चारों तरफ एक एम नॉट मास का पार्टिकल है जो इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है, रेडियस आर। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एम नॉट, एम नॉट का ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगेन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये जो थिन रॉड है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा तो F इज इक्वल टू एम ए, और m क्या है, m नॉट, क्योंकि इसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहा है। अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मास इसी का लेंगे इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम नॉट। चूंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर, रेडियस आर गिवन है, यही ऑर्बिटल स्पीड होगा, ये हमको निकालना है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख पाए तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड का क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो इसको रिप्लेस कर देंगे मास पर यूनिट लेंथ से, ये हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल जी लिख रहे हैं तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को 2 कैपिटल जी लिखेंगे, और ये आर ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया फील्ड, सो फील्ड का वैल्यू पुट कर दें 2 कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। ये आर कैंसिल आउट हो गया, यानी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो रेडियस पे नहीं डिपेंड करेगा बेटा, यानी किसी भी रेडियस का पार्टिकल हो, जितने भी पार्टिकल होंगे उनका रेडियस कुछ भी हो, ऑर्बिटल स्पीड सबका सेम होगा, यानी टाइम पीरियड अलग अलग होगा। ऑर्बिटल स्पीड जो हमको निकालना था वो ये हो गया, ऑर्बिटल स्पीड सबका सेम होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी भी सबका सेम होगा। अगर इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना तो क्या होगा, k इक्वल टू हाफ एम नॉट v स्क्वायर, यानी ये हो गया 2 कैपिटल जी स्मॉल एम एम नॉट अपॉन 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा, यही होगा ना भाई, इसका हो गया 2 कैपिटल जी एम, तो 2 कैपिटल जी एम इंटू एम नॉट हाफ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल का होगा कैपिटल जी एम एम नॉट। ये आंसर हो गया, हमको ये निकालना था तो ये हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फिर इस क्लास को हम एंड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लार्ज थिन शीट है, लार्ज थिन शीट, हमने दिखाने के लिए इसको फाइनाइट साइज का बना रहे हैं, लेकिन ये क्या भाई इनफाइनाइट साइज का, इसका मास पर यूनिट एरिया स्मॉल एम है। ध्यान रखना भाई हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, मास पर यूनिट एरिया स्मॉल एम है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे
एक पार्टिकल रखा है m नॉट का, ये एक थिन शीट है, आप इनफाइनाइट लेंथ, थिन फ्लैट शीट है, मास पर यूनिट एरिया स्मॉल m, और इसका डायमेंशन इनफाइनाइट है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा है m नॉट का। फाइंड स्पीड with which m naught collides with large thin sheet लार्ज का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट डायमेंशन का। ऑल्सो फाइंड टाइम टेकन बाई m नॉट। यानी दो प्रॉब्लम करना है, हमको ये बताना है कि इसको रेस्ट से हमने यहां से छोड़ दिया तो ये किस स्पीड से इसके साथ कोलाइड करेगा, पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम कितने देर बाद कोलाइड करेगा, यहाँ पे t=0 मान। कैसे किया जाए, अब ये सब देखिए, ये ग्रेविटेशन के टफेस्ट प्रॉब्लम्स है। आप ग्रेविटेशन के हिसाब से सोचेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपैरिजन करके हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थिन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन डॉट होता है। ये होता है जहां पे सिग्मा क्या है भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा को हम m से रिप्लेस कर देंगे, यानी मास पर यूनिट एरिया से। तो सिग्मा को क्या लिख देंगे, m लिख देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल G लिखेंगे। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो m इंटू, अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट यानी 2 पाई उधर चला गया, 2 पाई कैपिटल G, 2 पाई m कैपिटल G, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे। तो इस पे फोर्स इधर लगेगा F। अब F निकाल ले, तो F इज इक्वल टू मास m नॉट इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और यही F हो जाएगा m इंटू a, m यानी m नॉट पार्टिकल का मास इंटू a इज इक्वल टू m नॉट, और E हो गया 2 पाई m कैपिटल G। m नॉट कैंसिल आउट हो गया, सो A इज इक्वल टू 2 पाई m कैपिटल G, U इज इक्वल टू 0। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा। अब ये प्रॉब्लम आसान हो गया। आसान क्यों हो गया, रीजन ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस केस में। आप एक्सेलरेशन को देखो तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो r डिस्टेंस पे रखा गया था, r डिस्टेंस चलने पे स्पीड क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला लगाएंगे। u हो गया 0 प्लस 2, a पुट कर दे 2 पाई m कैपिटल G, 2 पाई m कैपिटल G इंटू s कितने के बराबर, r दिया हुआ है। तो v हो गया अंडर रूट 4 पाई m
कैपिटल जी आर, ये तो हो गया हमारा स्पीड, जिस स्पीड से कोलाइड करेगा। आज देखो इसमें हमने ये माना बेटा कि जो शीट है उसका मास इनफाइनाइट होगा, क्योंकि बहुत ही लार्ज डायमेंशन है, तो जो स्मॉल एम मास पर यूनिट एरिया है वो भले ही स्मॉल हो लेकिन टोटल मास बहुत ज्यादा होगा। तो एम नॉट जो पार्टिकल है उसका मास शीट के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, इसलिए जो शीट है उसको हम रेस्ट पे ले सकते हैं और केवल एम नॉट ही मूव करेगा। ये एजम्पशन लेके हमने सॉल्व किया है। अब टाइम कितना लगेगा, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दे, या फिर हमने v निकाला तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैसे इससे भी कर सकते हो लेकिन उससे आसान तरीका क्या भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। तो इससे v हमको पता है अंडर रूट 4 पाई m कैपिटल G R, U 0 है, A हमने निकाला हुआ 2 पाई m कैपिटल G इंटू टी। तो t यहां से निकाले ये नीचे आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 पाई m कैपिटल G R अपॉन ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर G स्क्वायर, ये हो गया। सो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट r अपॉन m कैपिटल G, ये इसका आंसर हो गया। सो ये आंसर और ये आंसर निकालना था। तो आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का होगा, वहां पे भी हम 2 क्लास करेंगे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 11th लेवल का और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव लेवल का, या फिर एक ही क्लास कर देंगे। शुरू में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 11th लेवल का होगा, उसके बाद में हम बोलेंगे आप लोगों को कि अब हम कॉम्पिटिटिव लेवल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट 11th में है वो कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं देखेंगे, क्योंकि उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही कंपेयर करके पढ़ाएंगे। क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। जो 11th के स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर न्यू स्टूडेंट है लाइक करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। सायोनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयेज।